रामनगर गांव में मोहन और सोहन दो व्यक्ति रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों माली का काम किया करते थे। उनके खेतों में फूल हमेशा लहलहाते रहते थे। मोहन अपने फूलों को जरूरत से ज्यादा ध्यान देता था। वो अपने खेत में सोहन से ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करता था। इसके अलावा वो पौधों पर तरह तरह की दवाएं भी डालता था। वह पौधों को अपने अनुसार बढ़ने नहीं देता था। उसे वह काटता छाटता रहता था। वह अपने खेतों को कभी सूखने नहीं देता था। वो खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा और कई आधुनिक तकनीकों से पौधों का देखभाल करता था। मोहन पौधों को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर शेड भी बना रखा था, जबकि सोहन फूलों को प्राकृतिक तरीके से उगाने की कोशिश करता था। वह अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करता था। कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए पौधों पर राख डालता था, जिससे कीड़े उसके पौधों को न खाएं। इसके अलावा सोहन पौधों में उसके जरूरत के अनुसार पानी दिया करता था। दोनों के खेतों में सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। एक रात तेज आंधी तूफान और बारिश आई। मोहन के अधिकतर पौधे टूटकर नीचे गिर गए। वे तूफान को नहीं सह सके, जबकि सोहन के पौधों ने उन आंधी तूफान को आसानी से सहन कर लिया। उसके फूलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे प्राकृतिक तरीके से उग रहे थे। इसीलिए वे तूफान का सामना आसानी से कर सके। दोनों अपने अपने फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए गए। मोहन और सोहन दोनों पास में बैठकर फूल बेच रहे थे। सोहन के फूलों में से अत्यधिक खुशबू आ रही थी, जिसके कारण लोग उसके फूलों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे थे। जबकि मोहन के फूल बड़े जरूर थे, लेकिन उसके फूलों में खुशबू नहीं थी। इसीलिए लोग उसके फूलों को नहीं खरीद रहे थे। कुछ ही घंटों में सोहन अपने सारे फूलों को बेचकर घर वापस चला आया, जबकि मोहन शाम तक भी अपने फूलों को नहीं बेच सका। वह शाम को फूलों के साथ वापस घर आया तो देखा सोहन अपने बेटे को कुछ समझा रहा था। मोहन भी अपने बेटे पर अधिक ध्यान देता था। मोहन और सोहन दोनों के बेटों की उम्र समान थी। वे दोनों अपना शरीर बनाने में लगे थे। मोहन का बेटा प्रतिदिन जिम जाता और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ और पाउडर खाता था, जबकि सोहन का लड़का सुबह सुबह खुले मैदान में दौड़ लगाता। उसी मैदान में कसरत भी कर लेता था। वह खाने में भीगे हुए चने, दूध और अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करता था, जिससे उसका शरीर अंदर से मजबूत बनती जा रही थी। एक दिन मोहन और सोहन के बेटों में कुश्ती लड़ रहे थे। सोहन का लड़का मोहन के लड़कों को आसानी से हरा दिया। सोहन ने मोहन से कहा, भाई मोहन, तुमने यहाँ भी फूलों की खेती की तरह ही गलती कर दी। तुमने अपने बेटे को दवाइयाँ और पाउडर खिलाकर उसके शरीर को फुला दिया, लेकिन उसके अंदर की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज वह कुश्ती में हार गया। सोहन फिर से कहता है, प्रकृति ने जीवन दिया है, इसे प्राकृतिक तरीके से बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमें इसमें आधुनिक तरीके से बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने बेटे को सुबह सुबह खुले आसमान में दौड़ लगवाना चाहिए, जिससे उसे ताजी और शुद्ध हवा मिल सके और वह अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना सके। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने फूलों को भी बराबर धूप और हवा लगने दिया होता तो वे पौधे आंधी तूफान का सामना आसानी से कर सकते थे, जिससे आपके पौधे को नुकसान नहीं होता, जिससे उसके अंदर तूफान से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती। इसके साथ साथ आपने अपने पौधों में अत्यधिक रासायनिक खादों का उपयोग किया, जिससे उसके अंदर प्राकृतिक खुशबू नहीं आ सकी, जिसके कारण तुम्हारा फूल बाजार में नहीं बिक रहा था। मोहन ने सोहन से कहा, भाई सोहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जल्दी और ज्यादा के चक्कर में ये सब करता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि किसी भी चीज को अपने अनुसार बढ़ने से उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। उस दिन से मोहन अपनी सोच और नजरिया बदल दिया। वह अब सोहन के बताए अनुसार काम करता था। तो दोस्तों, ज्यादा और जल्दी के चक्कर में हम जो रास्ता अपनाते हैं उससे हमें नुकसान ही होता है। हर चीज समय के अनुसार मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। कुछ समय पहले की बात है। अलीपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक अहीर रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा, शांत और नेक इंसान था, जिसके कारण लोग उसकी बड़ाई करते थे। हरिया के पास लगभग 10 गाय और भैंस थी। उसे अपने सभी जानवरों से बहुत ही लगाव था। प्रतिदिन सुबह शाम उसके घर पर दूध लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह दूध में पानी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब ग्राहक उसके घर पर समय से पहले आकर अपने डिब्बों को लाइन में लगाकर बैठ जाते थे, क्योंकि कभी कभी अधिक मांग होने के कारण लोग बिना दूध लिए ही वापस लौट जाते थे। एक बार दीपावली से एक दिन पहले उसके दूध की इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई कि उसका दूध चंद मिनटों में ही खत्म हो गया। दूध की मांग अधिक देख वह अगले दिन एक और भैंस लेने हरियाणा चला गया। हरिया भैंस खरीदकर वापस अपने घर आ रहा था।
उसने सोचा क्यों ना हम जंगल के रास्ते निकल चले, जिससे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। उसी जंगल में उसकी मुलाकात एक लठबाज बिशनदास से हुई। वो अपने पास हमेशा एक लाठी रखता था, इसीलिए लोग उसे लठबाज कहते थे। लठबाज हरिया से कहता है, अरे ओ दूध वाले, रुको, कहाँ जा रहे हो? हरिया ने कहा, भैया आपको कैसे पता मैं दूध वाला हूँ? लठबाज उससे कहता है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, ये बताओ तुम ये भैंस कहाँ से चोरी करके ला रहे हो? हरिया बहुत ही नम्र स्वभाव से उससे बोला, भैया मैं इस भैंस को हरियाणा से खरीद कर लाया हूँ। अगर आप चाहो तो मैं जहाँ से खरीदा है उससे आप पूछ सकते हो। लठबाज फिर कहता है, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मैं इंसान को देखकर पहचान लेता हूँ। अगर तुम इस भैंस को खरीद कर ला रहे होते तो जंगल के रास्ते नहीं आते, तुम मेन रोड से होकर आते। हरिया ने कहा, भैया अंधेरा होने से पहले जल्दी घर पहुंचने के लिए मैंने जंगल का रास्ता चुना था। लठबाज ने उससे कहा, अब मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, लाओ भैंस मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। उसकी बातों को सुनकर हरिया डर गया। उसने अपनी भैंस की रस्सी उससे पकड़ा दी। लठबाज फिर से कहता है, तुम तो बहुत ही बड़े डरपोक हो, एक ही बार कहने पर बहुत आसानी से भैंस दे दी। हरिया ने कहा, भैया आपकी इस लाठी से मार खाने से अच्छा है मैं भैंस ही दे दूं। लठबाज ने कहा, चलो अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यह लाठी तुम्हारे ऊपर गिरी जाएगी। हरिया ने थोड़ा सोचकर लठबाज से कहा, भैया मैंने अपनी भैंस आपको दे दी है, मेरी पत्नी ने कहा था कि खाली हाथ मत आना, अगर आपकी यह लाठी मिल जाए तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। लठबाज ने बिना सोचे समझे लाठी दे दी। हरिया तुरंत लपक कर लाठी लेकर कहता है, मेरी भैंस मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसी लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। लठबाज हरिया की कड़क आवाज़ सुनकर समझ गया कि जिस लाठी के बल पर उसने उसकी भैंस ली थी वह अब उसके पास नहीं है। उसने चुपचाप भैंस की रस्सी हरिया को पकड़ा दी और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी भैंस तुम्हें लौटा दी है, अब तुम भी मेरी लाठी मुझे वापस कर दो। हरिया समझ गया था कि अगर इस बार इसके हाथ में लाठी गई तो ये भैंस मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने फिर से कड़क आवाज में उसे जवाब दिया, कौन सी लाठी, कैसी लाठी, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इस लाठी से मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। इस तरह से लठबाज घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और हरिया भैंस लेकर अपने घर आ जाता है। तभी से ये कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे का अर्थ है शक्तिशाली अपने बल के सहारे कुछ भी हासिल कर सकता है।